देखिए, राजभवन एक मजाक का पात्र बना दिया मोदी जी की सरकार ने। तमिलनाडु के गवर्नर कभी तो मंत्री को बर्खास्त करते हैं, कभी कहते हैं मैं अटॉर्नी जनरल से पूछ के और इसके बारे में राय लूंगा। तो ये क्या हो रहा है? राजभवन एक एक गरिमा का पद होता है, एक ऐसा पद होता है जिसके ऊपर सबका विश्वास होता है। राजभवन राजनीति के अखाड़े नहीं होते। राजभवन सरकार के कार्यक्रमों में हस्तक्षेप का अखाड़ा नहीं होता। राजभवन वो केंद्र नहीं होता जहां पे जिस मंत्रियों को बर्खास्त कर दे और मंत्रियों को शपथ दिला दे, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है लोगों के पास, और लोग जिन लोगों को चुनते हैं उन्हें सरकार चलाने का हक होता है। राजभवन अपने विवेकानुसार निर्णय नहीं ले सकता। तो मैं चाहूंगा कि देश के गृह मंत्री इसमें हस्तक्षेप करें, और ऐसे व्यक्ति जिसको राजभवन चलाने का कोई ना तो अनुभव है ना उसकी गरिमा को वो मेंटेन कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें कि जो कभी तो मंत्री को बर्खास्त करते हैं, कभी अपने ऑर्डर को वापस लेते हैं, कभी कहते हैं मैं उस बर्खास्तगी के बारे में जो अटॉर्नी जनरल है, एडवोकेट जनरल है, उनसे राय लूंगा। ये सारी चीजें राजभवन को शोभा नहीं देती कि जहां पे भी विपक्षी दलों की सरकारें हैं देश में, वहां पे राजभवन और राज्यपाल ऐसे एक्टिव हो जाते हैं मानो लोगों ने उन्हें चुना है। उन्हें नहीं चुना है, सरकार चलाने का अधिकार उस प्रांत के लोगों ने मुख्यमंत्री को दिया है, राज्यपाल को नहीं। सर, राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पे हैं, 2 दिन के मणिपुर के दौरे पे हैं। कल वो एक स्थान पे जा रहे थे लोगों से भेंट करने, व्यक्तियों से भेंट करने। उनकी काफिले को रोका गया, फिर वो 5 घंटे लेट हेलीकॉप्टर से उतर गए। तो कैसे देखें? भाई, कोशिश ये करी कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लोग मणिपुर के लोगों के आंसू ना पहुंच पाए, उनके जख्मों पे मरहम ना लगा पाए। वो जिस तरह से, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री के पास तो समय है नहीं, प्रधानमंत्री के पास तो अमेरिका जाने का समय है, वो तो मणिपुर को बाय बाय और अमेरिका को हाय हाय बोलते हैं, तो उनके पास मणिपुर के लिए समय नहीं है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी के वेणुगोपाल जी और मणिपुर के सारा एक डेलीगेशन वहां के लोगों का, वहां जो कैंपों में रह रहे लोगों के आंसू पहुंचने के लिए गए। आखिर हमें सफलता मिली, सरकार ने रोकने का प्रयास किया, पर फिर हेलीकॉप्टर से हम वहां पहुंचे, लोगों का दुख दर्द बांटा, लोगों के आंसू पहुंचे। और जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं कि महिलाएं राहुल जी से चिपट चिपट के रो रही है, अपने किस तरह उन्होंने पिछले 60-70 दिन दुख में बिताए हैं, किस तरह से उनको अपने घरों को छोड़कर या विस्थापित कैंपों में आना पड़ा है। मैं चाहूंगा कि सरकार मणिपुर के साथ सौतेला व्यवहार ना करे। मणिपुर में लोगों के घर जल रहे हैं, लगातार हिंसा हो रही है। प्रधानमंत्री अपना मौन तोड़े और मणिपुर के लोगों से मिले, मणिपुर के बारे में सोचे और मणिपुर के लिए कोई एक्शन प्रोग्राम लेके आए जिससे कि वहां पे शांति की स्थापना हो सके। हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्या मणिपुर में शांति लाएंगे, वो तो बस गए मीडिया ड्रामा करने के लिए। ये हेमंता ने ये जो स्टेटमेंट दिया, ये मीडिया ड्रामा नहीं है क्या? हेमंता का क्या मतलब है? हु इज ही? उनको राहुल गांधी के बारे में बोलने का अधिकार किसने दिया? उनके जहां पे वो बैठे हैं वहां से बिल्कुल पड़ोसी राज्य मणिपुर। एक बार लोगों के जख्मों पे आप मरहम लगाओगे ना, जब पता पड़ेगा कि आपको मिलने से क्या होता है। ये हेमंता जैसे असंवेदनशील व्यक्ति नहीं समझ सकते। ये वो व्यक्ति नहीं समझ सकता जो अपनी जिस पार्टी ने उसको सब कुछ दिया वहां पे धोखा करके आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठा है। ऐसा व्यक्ति कभी भी लोगों के जख्मों को नहीं समझ सकता। ऐसे व्यक्ति के मन में कोई संवेदना नहीं होती। मैं हेमंता जी आपसे आग्रह करूंगा, आप मुख्यमंत्री हो, एक बार जाके देखिए, लोगों से बात कीजिए, लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है। लोगों के घर जलाए गए, विदेश राज्य मंत्री का घर जला, मणिपुर के कैबिनेट मंत्रियों का घर जला। उनके घरों पे जाइए, लोगों के घरों पे जाइए, लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, उनसे सहानुभूति पूर्वक बात करिए। जख्मों में मरहम लगने से जख्म जल्दी भर जाते हैं। पर ये हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा, जो कि पीठ पे छुरा घोंपते हैं, जो विश्वासघात करते हैं, जो धोखा देते हैं। सर, केरल वेस्ट एक चर्च है, वहाँ के जोसेफ पैम्पलानी बोल रहे हैं कि जो मणिपुर में वायलेंस हो रहे हैं वो 2002 जो
गुजरात में हुआ था उस तरीके का जेनोसाइड है? देखिए, मुझे ये नहीं पता वो किस तरह का जेनोसाइड है, ये तो सरकार और जांच एजेंसियां बता सकती है, पर ये बात तय है कि वहां पे लगातार हिंसा हो रही है। केंद्र सरकार मौन बैठी है, बाहर से एकदम जैसे देश के अन्य लोग देख रहे हैं वैसे ही देश के प्रधानमंत्री देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि देश का एक राज्य जल रहा है लगातार और प्रधानमंत्री विदेशी यात्राएं कर रहे हैं, विदेश में जो प्रेसिडेंट है उनके साथ टोस्ट कर रहे हैं, जब देश का एक राज्य जल रहा है और लगातार जल रहा है। मणिपुर का डेलीगेशन प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मांगता है, प्रधानमंत्री जी के पास उनको देने का समय नहीं है। जो प्रधानमंत्री एरिजोना के जंगल की आग पे ट्वीट कर सकते हैं पर मणिपुर की आग पे मुंह नहीं खोल सकते, ये सौतेला व्यवहार मणिपुर के लोगों के साथ क्यों? मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को लगता है कि मणिपुर छोटा राज्य है, पॉलिटिकली कम रिलेवेंट है, इसलिए उस पर क्या बात करें। पर देश के लोगों के लिए, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए मणिपुर भी इतना ही महत्वपूर्ण है जितना देश का अन्य राज्य है। अमित शाह जी कल बिहार के दौरे पे लखीसराय में थे, उन्होंने नीतीश कुमार पे हमला बोला है कि ये ऑपोजिशन को एक कर रहे हैं, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है नीतीश कुमार, कभी हमारे साथ कभी उनके साथ, ये उन लोगों को एकत्रित कर रहे हैं जो करोड़ों का स्कैम किया है देश। तो आप क्यों गए थे अमित शाह जी नीतीश कुमार के साथ? नीतीश कुमार जी तो पहले आरजेडी के साथ थे, फिर आपके साथ आए ना, आपने क्यों बनाए? तो इसका मतलब आप भी ट्रस्टवर्दी नहीं है अमित शाह साहब, भारतीय जनता पार्टी भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। जीवन भर कश्मीर में पीडीपी को गाली बोली और पीडीपी के साथ सरकार चला ली 4 साल, इसका मतलब आप भी ट्रस्टवर्दी नहीं है अमित शाह साहब। नॉर्थ ईस्ट में जो पार्टियां खुलेआम गो हत्या का जो विरोध नहीं करती, गो हत्याएं करती है, बीफ का मांस खुलेआम बिकता है, उन पार्टियों के साथ सरकार में बैठे हो, इसका मतलब आप भी ट्रस्टवर्दी नहीं हो, आप जो कहते हो वो करते नहीं हो। समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है और बौखलाहट इस बात की है कि उनको साफ दिख रहा है कि 2024 की सत्ता उनके हाथ से जा रही है और उन्हें पता है कि जब सत्ता जाएगी तो एक एक भ्रष्टाचार की जांच होगी, एक एक भ्रष्टाचार के आरोपी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सरकार उसको बचाने के लिए एक कवच का काम नहीं करेगी, इसलिए वो घबरा रहे हैं, वो बौखला रहे हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अब देश में सुशासन 2024 से आएगा, बेरोजगारी की समस्या प्रमुख रूप से सॉल्व की जाएगी, महंगाई को नियंत्रण करने के लिए उपाय उठाए जाएंगे। ऐसे उपाय नहीं 2000 का नोट चला दो, 2000 का नोट वापस ले लो, ऐसे उपाय नहीं बिना तैयारी के आधी रात को 12 बजे संसद खुला के जीएसटी लागू कर दो, ऐसे उपाय नहीं कि बिना सोचे समझे तालाबंदी कर दो। तो महंगाई, बेरोजगारी और संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सर्वोच्च स्थान दिलाने वाली सरकार 2024 में आने वाली है, इसीलिए देश के गृह मंत्री घबरा रहे हैं, बौखला रहे हैं। सर, जेपी नड्डा कल भरतपुर में थे राजस्थान में, वो पीएम मोदी को लेकर के उन्होंने बोला है कि जब पीएम मोदी विदेश जाते हैं तो उनकी प्रशंसा होती है, लोग उनको अपना हीरो मानते हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को पेट में दर्द होता है, वो उनका नाम। मैंने तो एक बात पूछी थी प्रधानमंत्री जी से, आज नड्डा जी से भी पूछ लेता हूँ। नड्डा जी, प्रधानमंत्री अमेरिका गए, एक लाइन में बताइए कितना अमेरिकी कंपनियों का निवेश भारत में आ रहा है, बस मुझे इसका उत्तर दीजिए। इस एक लाइन में उत्तर दीजिए कि भारतीय जो प्रोफेशनल लोग हैं जिनको वीजा के लिए लंबी लंबी अवधि लगती है, बड़ा टाइम लगता है, प्रधानमंत्री ने उस H1B वीजा जो प्रोफेशनल्स को मिलता है, जो अन्य जो लोग अमेरिका जाते हैं व्यापार के सिलसिले में, उसकी सुगमता के लिए क्या उपाय करे? खाली टोस्ट करने से, खाली अमेरिका के राष्ट्रपति को गिफ्ट देने से और उनसे गिफ्ट लेने से ये ही सिर्फ कूटनीति नहीं होती। देश को आपकी यात्राओं से क्या मिला प्रधानमंत्री जी? आप ऑस्ट्रेलिया जब थे तो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी की ऐसी हिम्मत क्यों हुई कि देश के 5 राज्यों के छात्रों को उन्होंने बैन कर दिया? आप उस समय क्यों नहीं बोले प्रधानमंत्री जी? ध्यान रहे प्रधानमंत्री जी, आपका सम्मान बढ़े और देशवासियों का सम्मान घटे, ऐसा हो नहीं सकता। आपके मन में आप स्वयं को देशवासियों से अलग समझते हैं। आप जब बाहर जाते हैं तो 140 करोड़ लोगों के सम्मान की रक्षा करना आपका प्रमुख काम होता है। हमें ऐसा बॉस नहीं चाहिए जो हमारे देश के छात्रों को उस कंट्री में बैन किया जा रहा है और बॉस खामोश बैठे हैं। ये कौन से बॉस हुए?
ये कौन से नेता हुए? तो हमें तो ये बताइए कि आपकी विदेशी यात्राओं से देश को क्या मिला, कितना निवेश देश में आया, उस और कहां पर आया, इसका ब्यौरा दे दीजिए। और दूसरा सवाल कि हमारे देश के लोग प्रोफेशनल कार्यों से अमेरिका जाते हैं, उनकी वीजा में क्या सुगमता के प्रयास आपने किए? खाली राष्ट्राध्यक्षों के साथ मिलके भोजन करना या उनसे बात करने के लिए करदाता आपको विदेश नहीं भेजते हैं। करदाता और देश के लोग आपसे बहुत उम्मीद लगाते हैं प्रधानमंत्री जी, सिर्फ बॉस सुनने के लिए नहीं। हमारे छात्रों को वहां पे मारा पीटा जाता है, उन पे बैन लगाया जाता है और आप खामोश रहते हैं। ये स्वीकार्य नहीं है। सर, वीर सावरकर जी का चैप्टर अब ऐड होगा मध्य प्रदेश के स्कूल करिकुलम में, और मध्य प्रदेश में सर इलेक्शंस भी हैं लास्ट देश के इस साल के लास्ट में, तो सर कैसे देख रहे हैं? तो पहला पेज पे तो वीर सावरकर जी की चिट्ठी होनी चाहिए जो उन्होंने अंग्रेजों को लिखी, और अंग्रेजों ने उनको 60 रुपए का पेंशन देना स्वीकार्य किया। और उस चिट्ठी में अंग्रेजों को लिखते हुए सावरकर जी ने लिखा, योर्स ओबीडियंट सर्वेंट। तो वो क्या देश के और मध्य प्रदेश के लोग बच्चों को आप ये पढ़ाना चाहते हैं कि जिन्होंने अंग्रेजों को योर्स ओबीडियंट सर्वेंट लिखा, इसका हिंदी अर्थ होता है आपका आज्ञाकारी नौकर। तो क्या आप मध्य प्रदेश के बच्चों को ये पढ़ाना चाहते हैं कि स्वाधीनता संग्राम में एक तरफ तो शहीद आजम भगत सिंह फांसी पर झूल रहे थे, राजगुरु फांसी पर झूल रहे थे, महात्मा गांधी अंग्रेजों से लाठियां खा रहे थे, पंडित नेहरू जेल में बंद थे, सुभाष चंद्र बोस अपनी एक छोटी आर्मी बना रहे थे, उस समय एक व्यक्ति आपका आज्ञाकारी नौकर अंग्रेजों को लिख रहा था, क्या उसको आप पढ़ाना चाहते हो? उस व्यक्ति को क्या आप उस पाठ में ये लिखोगे कि सावरकर चिड़िया पे बैठ के देश का भ्रमण कर, क्योंकि पहले कर्नाटक में इसी तरह के पाठ थे कि चिड़ी के ऊपर, चिड़िया जो होती है उसके ऊपर सावरकर बैठ जाते और वो बैठ के भ्रमण करके आ जाते। क्या आप मध्य प्रदेश के बच्चों को ये पढ़ाना चाहते हो? मुझे लगता है कि बच्चों को संविधान, बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद साहब, लाला लाजपत राय, शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, इनके पाठ पढ़ाए जाने चाहिए जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनका पाठ पढ़ाना चाहिए। तात्या तोपे, उनका पाठ पढ़ाना चाहिए जिन्होंने स्वतंत्रता की पहला आंदोलन किया। सावरकर जी का पाठ पढ़ा के बच्चों को क्या आदर्श देना चाहती है मध्य प्रदेश की सरकार कि भाई जब भी कोई व्यक्ति शोषण कर रहा हो तो उसको लिखो आपका आज्ञाकारी नौकर, जब भी कोई व्यक्ति शोषण कर रहा हो तो उसकी गोद में जाके बैठ के 60 रुपए की पेंशन ले लो। क्या ये पढ़ाना चाहती? मेरे को समझ में नहीं।